गुड इवनिंग ऑल। आज हम वक्फ एक्ट 1995 के तहत चैप्टर 7 में ऑडिट फाइनेंस ऑफ द वक्फ इंस्टीट्यूशन ऑफ द बोर्ड इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। हम सब बखूबी जानते हैं कि जब कोई भी वक्फ अदारे की कमेटी एक्सपायर्ड होती है, उसको फिर से बनवाने में बहुत से जद्दोजहद हो जाती है, क्योंकि इसका यही वजूहत होती है कि पिछली कमेटी वाले उन 3 सालों में ना उस अकाउंट के बारे में, उस वक्त अदारे के अकाउंट्स के बारे में ख्याल रखते हैं, ना ऑडिट मुकम्मल करवाते हैं। इन्हें इतना तक पता नहीं रहता कि जब ये कमेटी अपना चार्ज लेते हैं तो सबसे पहले इन्हें क्या चार्ज लेना चाहिए। जैसा कि देखा जाए कि वक्फ एक्ट कहता है कि जब एक नई कमेटी बनती है, जब उन पुरानी कमेटी वालों से या एडमिनिस्ट्रेटर के पास से कोई चार्ज लेता है, तो सबसे पहले वहाँ के अकाउंट्स के बारे में, अकाउंट्स और ऑडिट रिपोर्ट्स के ये चार्ज लेना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने देखा है और बहुत से वक्फ अदारों में ये खामी पाई जाती है कि वो 3 साल ऐसे गुजारते हैं कि जैसे कुछ भी अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती, सिर्फ कामों काज, डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन, इस बारे में ख्याल करते हैं। अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स के बारे में बहुत कम ख्याल रखा जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वक्फ एक्ट 1995 इतनी खूबसूरती से बनाया गया है कि अगर कोई भी वक्फ अदारा और वहाँ की मैनेजमेंट कमेटी के जिम्मेदारान इस एक्ट को लेकर वो काम करेंगे तो कौम व मिल्लत का बहुत सा काम हो सकता है उस अदारे से। और कौम व मिल्लत की बेबसी और यहाँ के यतीमों को और यहाँ के मिस्किनों को बहुत से फायदा दिलाया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी ये कानून को नहीं जानते और कानून को जानना भी नहीं चाहते। तो इस तरीके से हमारे वफादारे को की खामियां और वहाँ की इनकम लीकेज बहुत होती जा रही है। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि जब कहीं भी एक वक्फ अदारा बनता है या वक्फ अदारे की कमेटी बनती है, तो उन्हें सबसे पहले एक बजट बनाना ज़रूरी है। ये वक्फ एक्ट में कहा गया है। इस तरीके से आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। चैप्टर 7 चैप्टर में वक्फ एक्ट 1995 में एक बहुत खूबसूरत तरीके से यह कानून बनाया गया है। इसमें ऑडिट फाइनेंसेस ऑफ द वक्फ इंस्टीट्यूशंस एंड द बोर्ड इसके बारे में कहा गया है। जब कोई भी कमेटी बनती है, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ मैनेजिंग कमेटी, every managing committee of a work institution shall prepare the budget of the institution every year। इसका खास ख्याल रखना जरूरी है कि क्या कहता है कानून। एवरी मैनेजिंग कमेटी ऑफ द वर्क इंस्टीट्यूशन, जब एक वक्फ अदारे की कमेटी बनती है तो उन्हें सबसे पहले बजट बनाना लाजमी है। बजट एक साल का बनाना लाजमी है। वो किस तरीके से बनाएंगे? द बजट मस्ट प्रिपेयर अंडर फॉर्म 72 प्रिस्क्राइब अंडर द वक्फ एक्ट। वक्फ एक्ट बताता है, एक फॉर्म इन्होंने बनाया है, 72 इसका नंबर है। इस फॉर्म में ये बजट को बनाना लाजमी है और ज़रूरी है। जब तक कोई भी वफ़ादारा इस बजट को नहीं बनाता तो उन्हें ये पता ही नहीं चलता कि उन्हें क्या करना है, कितना खर्च करना है, कितना इनकम आना है, क्या करना है, कुछ भी नहीं पता। तो इसलिए ये वक्फ इंस्टीट्यूशन के बारे में बजट को बनाना लाजमी है। द फॉर्म 72 मस्ट सबमिट टू द वक्फ बोर्ड फॉर द अप्रूवल विथिन 3 months बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ये देखो, ये क्या बोलता है, बोलते हैं वक्फ एक्ट 3 महीने के अंदर, जब हम कमेटी लिए, एक नई कमेटी बनी, तो उन्हें जब चार्ज मिलता है, चार्ज मिलने से 3 महीने के अंदर
उन्हें एक बजट प्रिपरेशन करना है उस अदारे का, वो करके वक्फ बोर्ड को अप्रूवल के लिए भेजना है। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर shall get the budget prepared on the subsection 1 of section 45 in form 72 with all the details of estimated receipts and expenditure for the next financial year। जो सीईओ होते हैं, वो सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द वक्फ बोर्ड, ये ये जो कानून है अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 45 इन फॉर्म 72 में जो हमने जो वक्फ अदारा, जो वहाँ के जिम्मेदारान जो बजट बना के भेजते हैं, उसमें क्या एक एस्टिमेटेड रिसिट, कितना रिसिट उनको आता है, कितना इनकम आएगा, कितना वो एक्सपेंडिचर करने जा रहे हैं, ये पूरा एक एनालिसिस इस बजट में डाल के भेजना है दो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब ये रिपोर्ट हम 72 में यहाँ के डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड को हम देंगे, यहाँ वक्फ ऑफिसर को देंगे, ये वक्फ ऑफिसर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को भेजेंगे, वहां से ये अप्रूव होके आता है। ये काम कोई भी अदारा नहीं करता। यही खामी है हमारे वक्फ अदारों की फेल होने की। यहाँ पर एक ही हेड में एक ही मकसद के लिए वक्फ अदारा चलाया जाएगा, एक्सपेंडिचर चलाया जाएगा, वो बिल्कुल गलत है। हमें 3 महीने के अंदर एक बजट बनाना है और रवाना करना है। इसके बाद the budget so prepared shall have a statement furnishing details of the increase if any। ये क्या बजट में क्या है, जो भी हमारा इनकम आता है कितना इंक्रीज है इसमें। जैसे कि पुरानी जो कमेटी बनाती है, समझो वहाँ का रेंट, कुल आमदनी अगर 10 लाख है, तो जब हम वहाँ पे दूसरी कमेटी बनती है, उस कमेटी में कितना इंक्रीज हम कर सकते हैं, कितना इंक्रीज वो कमेटी कर सकती है, इसका एनालिसिस उसमें करना लाजमी है। इन एनी इनकम ऑफ द वर्क ड्यूरिंग द करंट ईयर एंड आल्सो द स्टेप्स टेकन फॉर इट्स बेटर मैनेजमेंट एंड रिजल्ट ऑब्टेन्ड। और ये भी खास ख्याल रखा जाएगा कि उस बजट जब बनाते हैं, इनकम किस तरीके से हम बढ़ाएंगे, उसके ऊपर हम क्या कानूनी कार्रवाई करेंगे, क्या उस पर हम स्टेप्स लेंगे, ये भी वहां पर लिखना जरूरी है। ये मैनेज किस तरीके से बेटर मैनेजमेंट करेंगे, ये भी वहां पर करना लाजमी है। इस तरीके से फॉर्म 72 क्या कहता है, फॉर्म 72 रूल 72 ऑफ द वक्फ एक्ट। अब ये एक अब्स्ट्रैक्ट है, ये फॉर्म है। इस फॉर्म के कुछ झलकियां बताने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम, ये जो कॉलम है एक्चुअल फॉर 2000 समथिंग या 2000, ये जो प्रीवियस ईयर का। अब समझो हमने हमने यहाँ पे एंट्री की नई कमेटी आई है 2022-23। हाँ, तो इसका पीछे 22-23 में हम आए हैं, 21-22 जो पिछला साल है, वहां पर एक्चुअली आमदनी कितनी थी वो फिगर यहाँ पे डालना है। सपोज वहां पे 10 लाख है, तो 10 लाख आमदनी या जो भी हेड्स है वो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, वो हेड में वहां एक्चुअल, ये एक्चुअल यहाँ पर बताना है। इसके बाद सैंक्शन एस्टिमेटेड फॉर करंट ईयर, हम और नेक्स्ट करंट ईयर में ये आमदनी कितनी हो सकती है, ये यहाँ पर लिखना है। करंट में सब जो है 10 लाख है, तो अगर 10 लाख ही है तो 10 लाख लिखना है। और रिवाइज एस्टिमेट फॉर करंट ईयर एक्चुअल फॉर 8 मंथ्स, 8 महीने में कितना हम कर सकते हैं, नई कमेटी कर सकती है, वो करना है। प्रोबेबल एक्सपेंडिचर फॉर 4 मंथ, और नेक्स्ट 4 महीने के लिए क्या। तो इस तरीके से बाइफिकेशन ये फॉर्म 72 में देना लाजमी है। ये बजट बनाना लाजमी है। अगर बिना बजट के अगर कोई वक्फ अदारा चलता है, तो यकीनन वहां पर खामियां होना लाजमी है। तो ये वक्फ एक्ट नहीं चाहता। वक्फ एक्ट खुला बताता है कि आप बजट बनाएं, तो पहले हम एक्चुअल 8 महीने का बनाएंगे और प्रोबेबल एक्सपेंडिचर 4 महीने का, और टोटल बजट एस्टिमेशन कितना है, ये एक फॉर्म में ऐसा बनाएंगे। क्या क्या हेड्स आएंगे ये बताएंगे। फर्स्ट, ये ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग कैश बैलेंस, हमारा कैश बैलेंस कितना रहेगा। जैसा कि एक नई कमेटी आई है, तो जब वो चार्ज लेते हैं, चार्ज लेने के बाद उन्हें ये लेना लाजिमी है कि उनका क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना था। तो वो क्लोजिंग कैश बैलेंस यहाँ पर ओपनिंग लेना लाजमी है। ओपनिंग कैश बैलेंस लेंगे। रिसिट, ये एक स्टेटमेंट है, ये डिस्कस करेंगे। रिसिट कितना आएगा, ये ओपनिंग कैश बैलेंस प्लस रिसिट, ये दोनों का टोटल यहाँ पे आ जाएगा।
इसके बाद एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट नंबर 2, एक्सपेंसेस हम क्या करेंगे, वो कमेटी क्या कर सकती है, एक्सपेंसेस क्या करने जा रहे हैं वो एक्सपेंसेस कहाँ डालना है, और क्लोजिंग बैलेंस, ये एक अब्स्ट्रैक्ट है। और ये जो स्टेटमेंट 1 में क्या क्या हेड्स आएंगे, तो ये एक कॉलम सीरियल 1 नंबर आ जाएगा, पर्टिकुलर्स, एक्चुअल फॉर प्रीवियस ईयर, एक्चुअल फॉर द ईयर ऑफ रिपोर्ट, रिवाइज बजट फॉर करंट ईयर, बजट एस्टिमेट फॉर द प्रेसिंग ईयर एंड रिमार्क। ये 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स इसमें है। इस कॉलम में पहला नंबर सीरियल नंबर, पर्टिकुलर किसके लिए खर्च कर रहे हैं, कि ये कौन सी आमदनी, स्टेटमेंट बात कर, रिसिप्ट बात कर रहे हैं, कहाँ से आमदनी आ रही है, कितनी आई है पिछले साल, इस साल कितनी है, और आने वाले साल में कितनी आएगी, हम कितना इसको बजटेड कितना कर सकते हैं, इसका रिमार्क्स, ये इतना लिखना जरूरी है। इसमें ओपनिंग कैश बैलेंस एंड कैश इन हैंड कितना है, और ओपनिंग कैश एट बैंक, बैंक में कैश कितना है, ये फर्स्ट आ जाएगा। इसके बाद कौन कौन से हेड से उस वक्फ अदारे को आमदनी आ रही है, वो एक बाइफिकेशन दिया गया है इस कानून में। क्या बता रहे, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, जिस तरीके से बहुत से वक्फ अदारे हैं जहाँ पर घरों को भाड़े में दिए गए हैं, बिल्डिंग अपार्टमेंट से भी, वो रेसिडेंशियल कॉलम में उनका रेंट कितना आता है, और ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस, जो बहुत से अदारे ऑफिस जो भाड़े को देकर रहते हैं रेंट को, उसका रेंट, शॉप्स, शॉप्स के बारे में, स्कूल्स, ये देखो स्कूल्स एंड शादी महल, ये जो हेड्स हैं अमूमन बहुत कम अदारों में देखने को मिलता है कि कोई अदारा, वक्फ अदारा कहीं स्कूल बनवा कर देकर भाड़े उसका रेंट ले रहा हो, या शादी महल बनवा कर उसका रेंट ले रहा हो, बहुत कम है। तो इसके भी स्कूल बनवा कर वहां से रेंट भी ले सकते हैं, और शादी महल बनवा कर वहां से भी रेंट आ सकता है, और अदर्स, या दूसरा कुछ आमदनी है, ये रेंटल इनकम, ये फर्स्ट हेड है, रेंटल इनकम। 1 2 3 4 5 6 सिक्स हेड से लाना बजट में जरूरी है। इसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये देखो, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है, जैसा कि हमने यहाँ पे रेंट बताया बताया रेंट, ऑफिस रेंट, ये जो डिपॉजिट आता है एडवांसेस, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीट में भी आएगा, और लायबिलिटी यानी बैलेंस शीट में भी ये आना जरूरी है। बहुत से कम अदारों में ये देखने को मिलता है कि वहां पे बैलेंस शीट बनाई गई हो, बहुत से अदारे बैलेंस शीट नहीं बनाते, तो इनको यही नहीं पता कि कौन से किराएदार का कितना एडवांस बाकी है, कितना एडवांस देना है, और कितना वो दिया है। अगर कहीं भी बात आती है तो उसका अग्रीमेंट देखते हैं, ना कि उसका बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट बनाना जरूरी है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट उसका कितना है वहां पे लेना है। इनकम फ्रॉम हुंडी, जो हुंडीज रखते हैं उसमें, और इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड, ये एग्रीकल्चरल इनकम है। ये एग्रीकल्चरल इनकम इतने हेड्स हैं, इसमें सेल ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, जो जहाँ पर एग्रीकल्चरल लैंड है, जो क्रॉप्स जो डायरेक्ट डाल कर उसमें, सेल ऑफ यूज फ्लैट्स ऑफ ट्रीज यानी इनकम ऑफ फसल, जो फसल आती है उसकी इनकम, सेल ऑफ ट्री, जो झाड़ जहाँ पे काटे गए हो, जैसे कब्रस्तान में हो, या मस्जिद के कंपाउंड में हो, या कहीं भी हो, वक्फ अदारे की लैंड में अगर कहीं भी झाड़ है तो जो काटा जाता है उसका इनकम भी आ जाएगा। एन्युटी, फिक्स इनकम, जैसे कि फिक्स इनकम जहाँ से भी आती है उसका, और तस्दीक अलाउंस, और कैश ग्रांट्स, अगर कोई कैश में ग्रांट्स देता है तो वो भी इनकम में आ जाएगी इसमें। इसके बाद मिसलेनियस रिसीट्स, ये एक हेड है, इसमें नज़र, जो दरगाह खानका में आते हैं प्रेजेंट्स, वो सब्सक्रिप्शन फीस, जो वहाँ के मेंबर्स फीस रहती है वो, मीलाद रमजान डोनेशंस, अगर कोई मीलाद में डोनेशन देते हैं, रमजान का डोनेशन, वो भी, निकाह फीस, स्किन, गोलक कलेक्शंस एंड अदर्स, इतना मिसलेनियस रिसीट्स, एंड क्लोजिंग कैश बैलेंस इन हैंड एंड बैंक, और रिसीट्स फ्रॉम ग्रांट इन एड। ये ग्रांट इन एड जो गवर्नमेंट्स का जो लोन आता है, वो लोन रिकवर्ड, अगर कोई स्टाफ को लोन देकर रहते हैं तो उनसे जो लोन वापस आता है वो, सैलरी इन फेस्टिवल एडवांस रिकवर्ड, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक। ये देखो, ये इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक जो कॉलम 8 में है, इसमें वक्फ बोर्ड क्या बताता है, ये शरीयत के हिसाब से जो इंटरेस्ट
जो इंटरेस्ट आता है वो इंटरेस्ट इस तरीके से खर्च करो जहां पर कोई सवाब की नियत ना हो। तो ये वक्फ एक्ट बताता है। तो ये इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, बहुत से वक्फ अदारे, ये इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक का जो ये हेड है, जो इंटरेस्ट बैंक से आता है, उस पर कोई भी तवज्जो नहीं दी जाती। वो वहीं पे मिलकर वहीं पे जाता रहता है। तो इस पर भी ख्याल रखना जरूरी है। लोन फ्रॉम सेंट्रल वर्क काउंसिल, न्यू दिल्ली से लोन आता है। फिक्स डिपॉजिट रिसीट्स, रॉयल्टी, अदर्स, ये रिसीट, अदर रिसीट्स हो गए। अब एक्सपेंसेस, इतने जो रिसीट्स हैं, इसमें हम 3 कॉलम बनाएंगे, जैसे हमने पहले बताया था कि एक्चुअल कितना आया, लास्ट ईयर कितना आया था, इस साल कितना आ रहा है, अगले साल कितना आएगा। ये पूरे हेड्स इसको बजट में बनाना लाजमी है, बनाकर 3 महीने का बनाना लाजमी है। इसके बाद हम वफात खर्च किस तरीके से करेंगे, कहाँ कहाँ पर करेंगे, ये भी बताया गया है। इसमें एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट नंबर 2 करके एक हेड दिया गया है। इसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेटर एक्सपेंसेस, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस क्या आएंगे, सैलरीज, सैलरी स्टाफ के सैलरीज हो गए, ट्रैवलिंग अलाउंसेस। अदर एक्सपेंसेस में फर्नीचर, परचेज ऑफ फर्नीचर, purchase of stationery forms, postal charges, telephone charges, water charges, electrical charges, meeting expenses, purchase of vessels, purchase of machinery, repairs and annual maintenance expenses, ये अदर एक्सपेंसेस में। यहाँ पे जो हेड है, परचेज ऑफ वेजल्स एंड परचेज ऑफ मशीनरी, ये जो परचेज ऑफ वेजल्स है, परचेज ऑफ मशीनरी है, ये कैपिटल एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पर यह ख्याल रखना जरूरी है कि इन एक्सपेंसेस को बैलेंस शीट में ले लेकर आए कि कितने वेजल्स हैं और कितने मशीनरीज बाकी रहेंगे। तो ये यहाँ पर एक्सपेंसिव बुक भी होगा और बैलेंस शीट में भी इसको लाना जरूरी है। यहाँ पे जो रिपेयर्स एंड एनुअल मेंटेनेंस जो है, ये लास्ट हेड बताया गया है। यहाँ की लास्ट हेड बताना मतलब क्या है, 5 to 10% इस पर हम खर्च कर सकते हैं। ये नहीं कि पूरा पैसा उठाकर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में खर्च कर दें। ये फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर हो गया। सेकेंड, लीगल एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस जो लॉयर की फीस होती है, ऑडिट एक्सपेंसेस, कॉर्पोरेशन म्यूनिसिपल जो टैक्स है, वक्फ कंट्रीब्यूशन ऑफ द बोर्ड। ये जो वक्फ कंट्रीब्यूशन है, तो ये 7%, 7% ऑफ द टोटल इनकम का जो वक्फ बोर्ड लेते हैं, तो वो 7% ध्यान लिखाना है। अदर अदर लीगल एक्सपेंसेस एक हेड है। ये हो गया। और कैपिटल एक्सपेंसेस में कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस, ये देखिए, कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस, ये रिपेयर, रिनोवेशन एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, रीपेमेंट ऑफ लोन एडवांस, सिक्योरिटी डिपॉजिट, बिल्डिंग। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट हमने देखा था कि रिसिप्ट में भी आता है, तो वो अगर कोई वापस देते हैं तो यहाँ भी दिखाना है। बिल्डिंग लाइसेंस प्लान, रॉयल्टी, ईएमडी एंड अदर्स। चैरिटेबल एक्सपेंसेस, इस हेड पर हमको गौर तलब करना है कि चैरिटेबल एक्सपेंसेस में ये वक्फ एक्ट मैंने खुला बताया है, स्कॉलरशिप एंड फ्रीशिप देना लाजमी है। मेडिकल एक्सपेंसेस भी देना देना होगा। मैरिज एक्सपेंसेस भी देना होगा। अदर एक्सपेंसेस यानी चैरिटी रिलेटेड, अदर एक्सपेंसेस चैरिटी रिलेटेड के बाद में देना है। तो ये जो हेड है चैरिटेबल एक्सपेंसेस, बहुत से अदारे क्या करते हैं, इस इस कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, सारा पैसा 90% जो हमारा आमदनी है, इस कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें 20 to 30% करें। इन तमाम हेडों को एक परसेंटेज वाइज डिवाइड करें। डिवाइड करने के बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना ही हो, बाद में इस चैरिटेबल एक्सपेंसेस इसमें मैक्सिमम करना होगा। अगर इस पर मैक्सिमम हो, ये जो स्कॉलरशिप एंड फ्रीशिप है, इस हेड में वक्फ अदारा बच्चों को अडाप्ट कर सकते हैं, स्कूल्स को अडाप्ट कर सकते हैं, वहाँ के खर्चा दे सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं। स्कॉलरशिप मतलब ये नहीं कि 1000-2000 रुपये दे के उनको छोड़ दें। उन गरीबों के तमाम फीस जो लीगलाइज जो पढ़ सकते हैं वो सब कर सकते हैं। और मैरिज एक्सपेंसेस ये भी कर सकते हैं। तो इस पर खर्च करने के लिए तवज्जो देना है। और फेस्टिवल एक्सपेंसेस में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शब मेराज, शब कदर, शब बारात, ईदगाह मस्जिद दरगाह एक्सपेंसेस एंड उर्स। ये देखिए उर्स, ये उर्स एक्सपेंसेस जो है, ये भी वक्फ एक्ट में ही आता है। बहुत से अदारे क्या करते हैं, उर्स का अलग कमेटी बनवाकर वहां पर अलग हिसाब किताब देकर वहां पर वो हिसाब बनाते तो जरूर हैं, लेकिन वक्फ एक्ट में नहीं लाते, वक्फ के अंदर नहीं लाते।
तो ये वक्त पर लाना, फेस्टिवल एक्सपेंसेस में वक्त पर लाना जरूरी है। और मिसलेनियस में अगर कुछ है तो डालें। तो ये जो एक्सपेंसेस एंड इनकम है, ये हमें बजट बनाना है। ये वक्फ एक्ट कहता है फॉर्म नंबर 72 में। तो इस तरीके से अगर कोई बजट बनता है, बनने के बाद जो हम खर्च करते हैं, ये हमें एक अंदाजा बन जाएगा इस साल हम इस हद पर करेंगे। अगर इस तरीके से कोई वक्फ अदारा काम करता है तो यकीन जानिए कि हम अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं, और हमारे अदारे भी अच्छे चलेंगे, ना ज़्यादा इख्तलाफात भी नहीं होंगे। इस और हमारे इस कौम को भी, इस पढ़ाई को भी, और कौम के बच्चों को भी हम मदद कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप तमाम को काम आएगी, और इंशाअल्लाह इस बजट को तमाम वक्त अदारे बनवा कर 3 महीने के अंदर वक्फ बोर्ड को भेजेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।